आकांक्षी, जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है और मॉडर्न फिजिक्स का जो डाउट प्रॉब्लम है वो ये है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा तुमको। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री। तो इसकी स्कैटरिंग कितने एंगल से होती है? 180 डिग्री से स्कैटरिंग हो रही है बाई ए फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस। और यूरेनियम न्यूक्लियस कैसा है? फिक्स्ड है। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो है वो किस ऑर्डर की होगी, हमको ये बताना है। तो सिचुएशन क्या है इसमें सिचुएशन ये है कि यहाँ है एक अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, और यहाँ पर फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस है। ये कैसा है? फिक्स्ड है। और अल्फा पार्टिकल को हम बहुत दूर से भेज रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि इसको हम इन्फिनिटी से भेज रहे हैं। इन्फिनिटी से भेजने का मतलब ये है कि ये जो दोनों पार्टिकल का सिस्टम है, इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। और ये किस पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, जिसमें R होता है डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2। तो अगर हमने इसको इन्फिनिटी से भेजा है, यानी कि यूरेनियम से इसका डिस्टेंस बहुत दूर है, तो R की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। और R की वैल्यू इन्फिनिटी है तो हम ये मान सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0 के बराबर है। ठीक है, तो इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 0। अब इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी से, और वो एनर्जी कितनी है? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस एनर्जी से प्रोजेक्ट किया जाता है। अब अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस पर भी कैसा चार्ज होगा? ऑब्वियसली प्रोटॉन्स की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसमें होगा रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आएगा तो स्पीड कम होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आके, यहाँ कहीं आके अल्फा पार्टिकल रुक जाता है, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाती है? 0। और इस इंस्टेंट पर डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? R के बराबर है। न्यूक्लियस के और अल्फा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? R। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस इंस्टेंट पर वो है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? इसकी 0। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम इक्वेशन लिखे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 × 10⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 × 10⁻⁹ ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू, जब ये यहाँ पर पहुँच गया है तो केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 1/4πε0 कितना होगा? 9 × 10⁹। अल्फा पार्टिकल का चार्ज मान लेते हैं Q1 है, तो इस पर कितना चार्ज होता है? 2 प्रोटॉन्स के बराबर का चार्ज, यानी कि 1.6 × 10⁻⁹। Q2 यूरेनियम, इसका Z नंबर कितना होता है? 92। तो इस पर जो चार्ज है वो होगा 92 × इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक चार्ज और आ जाएगा यहाँ पर, तो मैं इसका कर देता हूँ होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस R। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको सिंप्लीफाई करके आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आता है कैलकुलेट करने के बाद, R की वैल्यू आती है 5.3 × 10⁻⁻14 मीटर के बराबर, या इसको लिख सकते हैं 5.3 × 10⁻12 सेंटीमीटर। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? 10⁻12 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हुआ आंसर इस क्वेश्चन का, जो कि है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 3 ऑप्शन, यानी कि 10⁻12 सेंटीमीटर। राइट, अब बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स नंबर n as a function of beta energy E emitted from a radioactive source is। तो देखो, जो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है
उससे बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा। अगर बीटा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है तो बीटा पार्टिकल में ना दो पार्टिकल इंक्लूडेड होते हैं, एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल और एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल। नेगेटिव बीटा पार्टिकल का मतलब होता है कि इमिशन किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल का मतलब होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन सपोज बाहर निकलता है तो उसमें अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है, उसमें एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, एक प्रोटॉन में। ठीक है, एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में उसमें से क्या निकलता है, एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है। तो अब ये जो प्रोटॉन है इसका तो मास काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और इलेक्ट्रॉन के भी कंपैरिजन में इसका जो मास है एंटी न्यूट्रिनो का, इसका मास और भी कम होता है। तो देखो जो रेडियो एक्टिव इमिशन होते हैं उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल को मिलेगी जिसका कि मास कम होगा। तो इसका मास प्रोटॉन का तो ज़्यादा होता है, तो इसके पास ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही रह गया। अब बचे ये दोनों, तो जो एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और एंटी न्यूट्रिनो को मिलेगी। तो रफली अराउंड ये मान के चलो कि 48% के आसपास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिल जाती है इलेक्ट्रॉन को, और बाकी बची हुई एनर्जी किसको मिलती है, एंटी न्यूट्रिनो को मिलती है। तो जो न्यूक्लियस है उसमें ये न्यूट्रॉन जो है कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो उसका Z नंबर न्यूक्लियस का एक बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है कि एक Z नंबर इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकल गया। अब उसकी जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी को लेके चलते हैं हम एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या लिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है ना जो तुमने क्वेश्चन भेजा है, तो जहां पर जब ये टाइप हुआ है तो उसमें ग्राफ ना प्रॉपर टाइप नहीं हुए हैं, डायग्राम प्रॉपर नहीं बना है। ये एग्जैक्टली अगर हम देखें तो चारों में से कोई सा आंसर नहीं होगा। हालांकि क्वेश्चन पेपर में ऐसा ग्राफ नहीं था, इसका आप ग्राफ मान के चलो कि जो कुछ ग्राफ आएगा वो ग्राफ आता है थोड़ा कुछ ऐसा सा ग्राफ मान के चलो कि ऐसा आएगा। और इस ग्राफ को ना तुम्हें याद ही करना है, इसको आप किसी फॉर्मूले वगैरह से नहीं कैलकुलेट करोगे, इसको बस आपको याद ही रखना है कि ग्राफ इस तरह का होता है। तो इनमें से जो इस तरह का ग्राफ है, मुझे जो चारों ऑप्शन भेजे हैं इनमें से एग्जैक्टली तो कोई भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन जो सही आंसर है वो इस तरह का है। तो आप कहीं और पर भी ये क्वेश्चन देख लेना जहां पर ये चारों ऑप्शन प्रिंटेड हो, ठीक है, तो उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऐसा वाला कुछ ग्राफ का होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, इन ए रिएक्टर 2 kg ऑफ यूरेनियम फ्यूल इज फुली यूज्ड अप इन 30 डेज। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम फ्यूल को यूज करते हैं। कितने दिन में यूज हो जाता है, 30 डेज में। कितना यूरेनियम यूज होता है, 2 kg of uranium is used. The energy released per fission is 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब यूरेनियम का के जो न्यूक्लियस है उसका जब फिशन हो रहा है, जब वो टुकड़ों में टूटता है, तब एक फिशन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। क्वेश्चन में गिवन है, given that the Avogadro number is n equal to 6.023 into 10 raised to power 26 per kilomole। याद रखना ये किलोमोल में गिवन है, 10 की पावर 26 है और किलोमोल है। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, तो निकालना क्या है, द आउटपुट पावर ऑफ द रिएक्टर इज क्लोज टू। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर की आउटपुट पावर कितनी है। तो पावर कैलकुलेट करने का मतलब है हमको क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि हमको एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालनी होती है। तो एनर्जी अपॉन टाइम, अब ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, ये आ रही है यूरेनियम के फिशन से।
अब हमको ये देखना है कि 30 दिन में 2 kg ऑफ यूरेनियम कंज्यूम हुआ था। तो टाइम का तो कैलकुलेशन हो गया भाई, हमें टाइम कितना रखना है यहाँ पर 30 डेज का टाइम रखना है, यानी कि 30 इंटू 24 डेज इंटू 30 डेज 24 आवर 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स। तो ये टोटल सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया, टाइम तो हमने इतना रख दिया। अब एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है जो यूरेनियम है उसके फिशन से। तो हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि 2 kg यूरेनियम में टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई कितने हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालना है, तो उसको कैसे निकालोगे? तो देखो इसमें जो मास नंबर है वो कितना है 235 है। तो आपने ये केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा होगा, 235 ग्राम यूरेनियम में कितने न्यूक्लियाई होंगे? ये होंगे 6.023 इंटू 10⁻23। देखो क्वेश्चन में एवोगैड्रो नंबर 26 दिया हुआ है, लेकिन उसकी यूनिट देखो वो क्या है, पर किलो मोल। तो मैं किलो मोल नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने 35 ग्राम लिया है, तो फिर ये पर मोल में आता है, पर ग्राम मोल होता है या ग्राम पर मोल होता है। तो 235 ग्राम इंटू 6.023 10⁻23। तो 1 ग्राम यूरेनियम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे? वो होंगे 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाय 235। ये 1 ग्राम में है। अच्छा, कंज्यूम कितना हुआ है? कंज्यूम हुआ है 2 kg। तो 2 kg अगर कंज्यूम हुआ है, यानी कि मैं लिखूंगा उसको 2000 ग्राम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे? वो होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 235। ठीक है, इतना हो गया। अब जरा मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो ये क्या निकला है? ये निकला है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरे पास आ गए हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2000 अपॉन 235। ये तो क्या आया है? केवल ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आए कितने में? 200 ग्राम में। 200 ग्राम नहीं, 2000 ग्राम में। तो 2000 ग्राम में इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उतने ही नंबर ऑफ फिशन होंगे। तो भाई जो नंबर ऑफ फिशन है वो भी इतने ही है। और एक फिशन में एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी इसमें वो होगी 200 मेगा। के लिए लिख लेते हैं 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं हम जूल में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई ये टोटल एनर्जी आ गई। इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो टोटल टाइम कितना है इसमें? टोटल टाइम लगा है 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 के बराबर। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेना। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा इसका आंसर, ये अप्रोक्सीमेटली नहीं टोटल पावर आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। ये इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 63.2 मेगावाट के बराबर। ठीक है, अब ये हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं रहा, ये किस में कन्वर्ट हो गया है? जूल में कन्वर्ट हो गया। और नीचे टाइम है, तो ये पावर किस में कन्वर्ट हो गई है? वॉट में। तो ये सिंप्लीफाई करने पर आएगा 63.2 इंटू 10⁻6 वॉट। 10⁻6 को हम लिख सकते हैं मेगावाट, और इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखा जा सकता है 60 मेगावाट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में गिवन एक ऑप्शन है उससे ये मैच करता है। तो आंसर 2 इज करेक्ट। तो एक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ए हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ 20 मिनट्स। तो एक हैवी न्यूक्लियस है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है? 20 मिनट्स के बराबर है। तो जरा स्पेस
चाहिए होगा तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं भाई। हाफ लाइफ कितनी है? 20 मिनट्स के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिके होता है तो 60% ऑफ प्रोबेबिलिटी है बीटा डिके की, एंड अल्फा डिके की 60% है और बीटा डिके की कितनी है? 40%। ये क्वेश्चन में गिवन है जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% ऑफ अल्फा डिके एंड 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा डिके। इनिशियली द नंबर Q न्यूक्लियाई इज 1000, तो Q का इनिशियल नंबर कितना है? 1000 के बराबर है। द नंबर ऑफ अल्फा डिके ऑफ Q इन द फर्स्ट 1 hour इज, द नंबर ऑफ अल्फा डिके ऑफ Q इन द फर्स्ट आवर 1 hour, तो यानी कि 1 घंटे में अल्फा डिके कितने हो जाएंगे? समझाता हूं जरा क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो Q टाइप का न्यूक्लियाई है ये 2 तरह से डिके होता है, एक तो अल्फा डिके भी होता है इसमें और एक ये बीटा डिके भी हो सकता है। Q का विनाश 2 तरह से हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि ये अल्फा में डिके हो जाए और एक तरीका ये हो सकता है कि ये बीटा प्रोसेस से डिके हो जाए, ठीक है। तो अगर ये अल्फा प्रोसेस से डिके होगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 60%। और बीटा प्रोसेस से डिके होगा या बीटा डिके होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी है 40% के बराबर। तो उन्होंने ये पूछा कि 1 घंटे के बाद कितने अल्फा डिके हुए होंगे, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिके कितने हुए 1 घंटे में। तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। अब क्वेश्चन में हमको हाफ लाइफ दी हुई है तो हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। तो n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस हाफ लाइफ को लैम्डा को लिख सकते हैं ln2 अपॉन टी हाफ इंटू टी। अब इसमें देखो n0 यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ Q का जो इनिशियल नंबर है वो कितना दिया है? n0 1000 के बराबर। तो ये है 1000 e टू द पावर माइनस ln2 अपॉन हाफ लाइफ दी है क्वेश्चन में 20 मिनट, और हमको ये टाइम कितने घंटे में निकालना है? 1 घंटे में कितने बचे? तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट, तो ये आ जाएगा n। तो n इक्वल टू 1000 और इसको कैंसिल करें तो ये 3 हो जाएगा। तो ये बचता है e टू दी पावर ln2 और ये हम -3 बचेगा, -3 पहुंच जाएगा 2 की पावर में, तो ये होगा -3 के बराबर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो ये होगा n इक्वल टू 1000 और e और ln एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन है तो बचेगा 2 की पावर -3, उसको नीचे ले आते हैं तो ये बचा 2 टू दी पावर 3, यानी कि n इक्वल टू 1000 अपॉन 8 के बराबर। तो ये n नंबर ऑफ डिके नहीं हुए हैं, ये जो नंबर आया है ये क्या है? ये बचे हुए हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्ड एट टाइम t। तो डिके कितने हो गए? तो जो डिके हुए हैं वो हुए हैं 1000 माइनस 1000 बाई 8, यानी कि 7000 बाई 8। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई Q टाइप के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे उनका टोटल डिके कितना हो गया है? 7000 बाई 8 1 आवर में। तो 1 आवर में डिके हुआ है 7000 बाई 8। तो उसमें से अल्फा डिके कितना हुआ है? 60% हुआ होगा क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी 60, तो इसका 60% निकाल देते हैं। तो 7000 बाई 8 इंटू 60 बाई 100 करोगे तो उसको सिंप्लीफाई कर लें तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ये 525 आ जाएगा, 525, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 4 या डी ऑप्शन, ABCD की टर्म्स में हम देखें। और कोई भी डाउट था क्या? हाँ, एक और था लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा। ये क्वेश्चन है द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल KP आर रिलेटेड एज Q वैल्यू। तो जरा Q वैल्यू समझ लेते हैं क्या होती है। तो देखो, एक है न्यूक्लियाई X टाइप का और ये है पार्टिकल A जो कि किसी काइनेटिक एनर्जी से आता है
मान लेते हैं केपी, इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ये इसको क्या करता है, हिट करेगा, इससे फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट क्या बना वाई, और एक पार्टिकल बी यहां से एमिट हुआ, ठीक है, ये पार्टिकल बी क्या हो गया, इसका इमिशन हुआ। तो अब क्यू वैल्यू लिखने का मतलब होता है कि उसको हम क्या करते हैं, पहले टोटल एनर्जी इक्वेट करते हैं। तो ये तो प्रोजेक्टाइल, इसकी काइनेटिक एनर्जी केपी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली हम 0 मान के चलते हैं, इसको हिट किया है जिसको, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये वाला पार्टिकल है ये न्यूक्लियाई है, एक्स टाइप का न्यूक्लियाई, जिसको कि रिएक्टेंट कहते हैं, ये रेस्ट में होता है। जो प्रोडक्ट बनता है इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि ये जो पार्टिकल था इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, केपी, और इसकी मास एनर्जी कितनी है, मास ऑफ ए इंटू सी स्क्वायर के बराबर। इसका जितना मास है वो मास कितनी एनर्जी की इक्विवेलेंट है, तो आइंस्टीन की इक्वेशन से ये लिख लेते हैं हम, एम ए इंटू सी स्क्वायर। एम ए का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं है, एम ए का मतलब है मास ऑफ ए इंटू सी स्क्वायर, प्लस इसका मास कितना लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ एक्स इंटू सी स्क्वायर। तो हमने टोटल एनर्जी लिख ली, इसकी मास एनर्जी भी लिख ली और काइनेटिक एनर्जी भी लिख ली, ये इनिशियल है। तो जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी कितनी है, इसकी मास एनर्जी है एम वाई इंटू सी स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के वाई, प्लस इसकी मास एनर्जी कितनी है, एम बी इंटू सी स्क्वायर, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के बी के बराबर। ये अभी हमने क्यू वैल्यू नहीं निकाली, अभी तो हमने केवल इनिशियल एनर्जी लिखी और फाइनल एनर्जी लिखी। अब हम जानते हैं कि एनर्जी कैसी होती है, कंजर्व होती है, ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और मॉडर्न फिजिक्स में मास भी एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जब इक्वेशन लिखते हैं तो कौन कौन सी एनर्जी लेनी है, एक काइनेटिक एनर्जी लेनी है और मास एनर्जी लेनी है। तो मास एनर्जी ले ली और काइनेटिक एनर्जी ले ली, ये है प्रोडक्ट रिएक्टेंट की और ये है प्रोडक्ट की, और ये टोटल एनर्जी होनी चाहिए इक्वल। अब इसमें से जो मास डिफेक्ट आया इस रिएक्शन में वो है एम ए। अब मैं सी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एम ए प्लस मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ बी इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी प्रोजेक्टाइल के बराबर। ये जो एनर्जी है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर भी कहते हैं, ये न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट नहीं है, ये इस न्यूक्लियर रिएक्शन का मास डिफेक्ट है, जिसमें रिएक्शन में मास में डिफरेंस आया। या तो जो प्रोडक्ट है उसका मास बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो मास का डिफरेंस आया इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये मास एनर्जी का डिफरेंस है, और ये किसके डिफरेंस के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। इसको हम क्यू वैल्यू कहते हैं, इसको भी क्यू वैल्यू कह सकते हैं और इसको भी क्यू वैल्यू कह सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया किसके बराबर है, ये क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन के बराबर। अब इसको छोड़ के हम इसको पकड़ते हैं तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू के वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ B माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको यहाँ लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये होगा Q प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ B। अब राइट साइड में जो लिखी हुई है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, इसका मतलब ये है Q प्लस के पी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हम लिख देंगे कि, यहाँ लिख देता हूँ Q प्लस के पी, ये Q प्लस के पी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, और ये आंसर क्या है, आंसर नंबर 4 इसका, ठीक है। तुम्हारे चारों जो या पांचों जितने भी थे ये डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बाय बाय।